हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कंसेप्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट हमारा ऑनगोइंग है। सर्किट थ्योरी फॉर्मेट में चल रहा है, हमारे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रेगुलर आप समझिए, रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो आपको इनको बेनिफिट मिलने वाला है। अप्रोच कैसे बता दी मैंने आपको, कैसे अप्रोच करने हैं क्वेश्चन, वो भी आपको सारे मेथड में आपको बता चुका हूँ, रेगुलर बताता रहता हूँ। लास्ट सीरीज फर्स्ट लेक्चर से रिवाइज करिए, आप समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहीं से आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको यहीं से आप शुरू करें, जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी एक बार फास्ट ट्रैक पे देख लें और साथ साथ मेरे जो नए बच्चे आए हैं वो साथ साथ आगे बढ़ें। राइट, चलिए आरएलसी सीरीज सर्किट, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह का आया हुआ है 2008-9 में शायद आया था क्वेश्चन। एक आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस आपको पता है, रेजोनेंस द करंट की, रेजोनेंस पे करंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कुछ पूछा हुआ है। मिनिमम होगा लीडिंग पावर फैक्टर के साथ, मिनिमम होगा लैगिंग पावर फैक्टर के साथ, मैक्सिमम होगा यूनिटी पावर फैक्टर के साथ और मैक्सिमम होगा लीडिंग पावर फैक्टर के साथ। स्टूडेंट पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ये करते हैं स्टार्ट हम। आरएलसी सीरीज सर्किट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरएलसी सीरीज सर्किट में जो सर्किट जब रेजोनेंस पे पहुंच जाता है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट जीरो। सर्किट ओनली रेजिस्टिव, जो जेड होता है वो आर की इक्वल आता है। जो एक्सल और एक्सिस कंपोनेंट है वो इक्वल होके वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअल पूरी कंप्लीट वैल्यू तो ये होती है ना, आर प्लस जे एक्सल माइनस एक्सी, यही वैल्यू होती है। ये पार्ट जब आपका रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है, एक्सल माइनस एक्सी वैल्यू इक्वल आ जाती है। क्या आ जाती है? एक्सल माइनस एक्सी को जब जीरो रखोगे तो एक्सल इक्वल टू एक्सी, तभी तो जीरो बनेगा। और यहीं से तो कंडीशन आएगी। एक्सल को हम मैग्नीट्यूड में ओमेगा एल कहते हैं, इसको 1/ओमेगा सी कहते हैं। तो ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ सॉल्व करें, देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√LC, 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√LC। ये क्या आ गई आपकी? 1/√LC। किसकी वैल्यू? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है भाई ये ओमेगा में, रेडियन पर सेकंड। क्या है? रेडियन पर सेकंड। सो अगर आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई 1/√LC और अगर ओमेगा को आप 2πf रखते हैं, 2πfr, सब जानते हैं ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगी आपकी 1/√LC। और ये 2π यहाँ से लिख के यहाँ लिख सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का? तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में कौन सा पार्ट बचता है? जस्ट रेजिस्टिव पार्ट। और वो जो जेड की वैल्यू होती है, जो जेड की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम। किसके इक्वल? सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव का पावर सर्किट, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, इसका पावर फैक्टर, द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इफ द सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव देन फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज जीरो। सो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। रेजिस्टिव याद रखें, नोट कर लें, ये सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक है आपको। जब भी आपको क्लियर हुआ कि पावर फैक्टर 1 आपको लिखना है तो समझिए कि आपका सर्किट प्योर, पूरी तरह से प्योर रेजिस्टिव है। क्या है? प्योर रेजिस्टिव है। तो प्योर रेजिस्टिव हो गया तो पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। तो पावर फैक्टर जब आप यूनिटी लिखेंगे तो देखो आप, ये नहीं है इसका, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन तो है यूनिटी पावर फैक्टर के साथ। और ऑब्वियसली ये भी होता है जब सर्किट रेजिस्टिव हो गया, एक्सल एक्सी पार्ट ये कैंसिल हो गया, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम बचा। रेजिस्टेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज। तो ये आपको आंसर बनेगा ना, मैक्सिमम विद यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी मींस 1, पावर फैक्टर 1 विद मैक्सिमम करंट। और अभी आपको मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था, ये 1/2π√LC याद रखना, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है? ये वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जब आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? प्योर रेजिस्टिव। तो ओके, आपको मैंने फिगर बना के दिखाया था, ये देखिए इस तरह से। ये आपका यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में क्या आता है? मैक्सिमम। अगर ये करंट का एक्सिस है, अगर ये करंट है आपका, तो अगर ये करंट है तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या आएगी? काई मैक्स। तो इस पूरे ग्राफ में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम। और यहां पर आर की वैल्यू कितनी है? मिनिमम। आर इज मिनिमम, आर इज मिनिमम, this R is minimum, okay, and current is maximum obviously, right? So this is the how we approach this question.
सो बैंडविड्थ ऑफ एसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट का बैंडविड्थ आपको बताना है, आरएल सर्किट का एक बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट करना है। ओके बताएंगे भाई, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, L बाई आर है, R बाई एल है, L बाई आर सी या RC बाई एल, डी ऑप्शन में। ओके स्टूडेंट, बैंडविड्थ ऑफ ए आरएलसी सीरीज सर्किट, देखो ऐसा नहीं है कि आरएलसी सीरीज का ही बैंडविड्थ आपको एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने कहा ना हम कर रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट। मेरा टारगेट ये नहीं है कि बस ये क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपको लिख दिया, नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी PSPCL एग्जाम्स हैं या DMRC एग्जाम्स हैं, जो भी वो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स आपके हो रही हैं, जैसा कि मुझे लास्ट टाइम बोला भी गया था कि PSPCL के लिए कुछ बताइए सर, तो मैं बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब RLC सीरीज या RLC पैरेलल किसी भी तरह का सर्किट हो तो बैंडविड्थ आप कैसे उसका लिखेंगे। ओके इसके लिए आपको क्वालिटी फैक्टर आना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर आप समझिए, सीरीज के लिए क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, ओमेगा L बाई आर, ये RL सीरीज का होता है। अगर मैं इस L को नीचे ले आऊँ एक्सप्रेशन में, तो ओमेगा R इज R बाई L, ऐसे कर सकता हूँ। सो हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्या होता है, बैंडविड्थ। क्या होता है, बैंडविड्थ। क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ। अब आप अप्रोच करें, देखो ये क्या हुआ आपका क्वालिटी फैक्टर, ये क्या हुआ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हुआ बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ का है R बाई एल, ठीक है। अच्छा अगर ये पैरेलल सर्किट होता तो बैंडविड्थ होती 1 बाई एल सी, क्या होती 1 बाई एल सी, राइट, 1 बाई एल सी नहीं 1 बाई आर सी, 1 बाई आर सी, सॉरी 1 बाई आर सी, क्या होती 1 बाई आर सी। एक्चुअल में ऐसे समझिए, ये एक नोट कर लें आप अच्छे से, नोट बनाएं। देखिए टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी अभी करवाया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अब आपको आज की क्लास में करवाए थे मैंने, जो प्रीवियस ईयर लेक्चर्स है, ठीक है, इससे एक लेक्चर पहले होगा शायद, उसमें मैंने कराया था आरसी। आपको पता होना चाहिए जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 1 बाई टाइम कांस्टेंट, क्या होती है 1 बाई टाइम कांस्टेंट, 1 बाई टाइम कांस्टेंट। सो 1 बाई आर सी, मैंने कहा ना भी कि आरसी सर्किट पैरेलल के केस में 1 बाई आर सी बनेगी बैंडविड्थ। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, एक सेकेंड नोट लेके, आपको टाइम कांस्टेंट एक होता है L बाई आर एल के केस में कितना होता है L बाई आर। अगर टाइम कांस्टेंट 1 बाई L बाई आर है तो बैंडविड्थ क्या बनेगी, 1 बाई टाइम कांस्टेंट आपका क्या होता है बैंडविड्थ, 1 बाई टाइम कांस्टेंट क्या होता है बैंडविड्थ, 1 बाई टाइम कांस्टेंट क्या होता है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ बनेगा 1 बाई टाइम कांस्टेंट, तो 1 बाई टाइम कांस्टेंट कितना है आपका L बाई आर, तो कितना हो जाएगा ये R बाई एल, तो ये आपका आंसर है ना R बाई एल। और क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को करते हुए, एक्चुअल में जो R बाई एल है ये R बाई एल है, ये क्या है, ये आपकी इस तरह की बैंडविड्थ है, ये याद रखना, ये रेडियन में है, किस में है रेडियन में। अगर आप इसका F2 माइनस F1 निकालना चाहते हैं तो इसको 2 पाई F2 लिखो, 2 पाई कॉमन ले लो, F2 माइनस F1, सो ये R बाई एल आ जाएगी, और 2 पाई को आप इस साइड ले जाएं तो F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा R बाई 2 पाई एल। ये हो गई आपकी हर्ट्स में, किस में हो गई हर्ट्स में या साइकिल पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये आपको प्रिकॉशन है, ये आपको नोट लिख लेना है, ये भी नोट 2 हो गया, एक नोट पहले करवाया था, एक नोट अब ये लिख लो, ये नोट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो हाउ वी गेट द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। मैंने कहा था आपको कि जब एसी सर्किट होगा तो हम फेजर सम यूज़ करेंगे, वेक्टर सम यूज़ करेंगे, और डीसी सर्किट होगा तो सिंपल आपको नॉर्मल अर्थमेटिक सम यूज करेंगे। नोट लिखें पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 लोड गिवन है, ऑब्वियसली एसी सोर्स होगा, मैंने आपको वो कहा था, जब आरएलसी आप सर्किट एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो सोर्स तीनों सर्किट एलिमेंट एज ए लोड यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोर्स को एसी होना पड़ेगा, डीसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, डीसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो करेंगे क्या स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया है कि जब ये एम्पियर है, ये एम्पियर से एम्पियर जो लगाया गया है 1, 3, 5 इन 3 ब्रांच में ये करंट फ्लो रहा है, तो एम्पियर की रीडिंग क्या होगी, राइट। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये डीसी सोर्स होता या एसी सोर्स, अब ये है तो दोनों केस में मैं आपको बताता हूँ, अगर ये डीसी सोर्स लगा होता और ये तीनों रेजिस्टेंस होते फिर डेफिनेटली फिर आरएलसी फिर एलआरसी यूज नहीं होते, उस सिचुएशन में क्या बनेगा और इस सिचुएशन में क्या बनेगा। तो हम ये 2 क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं, राइट। केस 1 में हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, इस एमीटर की रीडिंग हमसे पूछा हुआ, किसकी रीडिंग, एमीटर की, वो 9 एम्पियर होगी, 5 होगी, 3 होगी या 1 एम्पियर होगी, ठीक है। आप ये समझिए अगर डीसी सोर्स यूज होगा, डीसी सोर्स, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था फिर, ये एमीटर लगा यहां पर, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, डीसी के लिए सारे रेजिस्टेंस ही होंगे, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस आपके पास होगा, ठीक है। चलो ये सोर्स तो डीसी हो गई, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये डीसी सोर्स लगा दिया आपने कोई, आपको बताया था सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, राइट। इस नोड पे जितना भी इनकमिंग, केसीएल याद रखें, सम ऑफ इनकमिंग करंट, आपको ये यहां पर इस करंट की वैल्यू निकालनी है, ये वाली यहां पर जो करंट होगा वही तो एमीटर की रीडिंग होगी, इस आई की वैल्यू। अब आपको ये बताना है कि इस ब्रांच और इस ब्रांच से जो करंट निकले हैं वो कौन कौन से हैं। आप ये समझिए, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, I1 I जो है इस नोड से एक I1 निकला, एक I2 निकला और एक I3 निकला है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कौन सा सम है, ये केसीएल के अकॉर्डिंग डीसी सर्किट में ये अर्थमेटिक सम है। क्या है अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम के हिसाब से देखो आई ये आ रहा है तो 1, 3, 5 5 और 3 8 और 9 एम्पियर करंट बना चाहिए, कितना बना चाहिए 9 एम्पियर, पर ये इसका आंसर नहीं है। 9 एम्पियर इसका आंसर कब होता है ये बताइए मुझे 9 एम्पियर इसका आंसर कब होता, जब ये डीसी सोर्स होता और यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता, यहाँ तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी चलो है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है ही, तो इसका आंसर 9 एम्पियर हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स केसीएल यहाँ कैच में आ जाएंगे और वो इमीडिएटली आंसर 9 टिक करेंगे, वो कहेंगे केसीएल तो लग रहा है, जब इस इनकमिंग यहाँ पर इनकमिंग हमें पता नहीं है तो आउटगोइंग तो तीनों क्लियर है, तो वो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और इमीडिएटली कैच में आ जाएंगे। और कैच में भी देखो ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में इसका गलत आंसर लिखा हुआ है, तो 9 एम्पियर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थमेटिक सम यूज नहीं कर सकते। अर्थमेटिक सम यूज कब करते हैं, जब डीसी सोर्स होता, जब क्या होता डीसी। तो याद रखें अर्थमेटिक सम क्या होता है, 1 + 3 4 4 + 5 9, यही होता है अर्थमेटिक सम में, 5 और 9 3 और 4 7। लेकिन अगर आप फेजर सम की बात करें जो हम यूज करेंगे इसमें, फेजर सम में 3 और 3 + 4 हमेशा 7 नहीं होता, इट मे बी 5 आल्सो, इट मे बी 3 और 4 को अगर हम ऐड करें फेजर सम में तो ये 5 भी बन सकता है। तो देखिए कैसे बनेगा, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ ये आपको बात। तो अभी नोट क्या लिखा आपने, पहला नोट, फर्स्ट नोट लिखे आप कि डीसी सोर्स, डीसी के केस में आप कौन सा सम यूज करेंगे, अर्थमेटिक। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया अर्थमेटिक सम। अगर ये डीसी सोर्स होता तो इसका आंसर 9 एम्पियर होता, तो यहाँ पर रजिस्टर होता 5 3 1 5 3 8 + 1 और ये 9 आउटगोइंग है तो 9 इस पे एंट्री होती, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती वो 9 होती, ठीक है। लेकिन ये डीसी नहीं है, ये है एसी। अब ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स के केस में हम यूज करेंगे फेजर या फिर वेक्टर सम। क्या करेंगे, वेक्टर। सर्किट थ्योरी में मैंने डिटेल में बता रखा है, जब आपको सब्जेक्ट कराया था मैंने कि क्या फॉर्मूला रहेगा वेक्टर सम को यहाँ पर लगाने का। ओके, हम वेक्टर सम या फेजर सम कैसे लगाते हैं, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो होगा IR² प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। हाँ जी, R कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, C और L का डिफरेंस 5 - 1 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 25 और √25 होता है 5, कितना होता है 5। तो इसका आंसर आएगा 5 एम्पियर। मतलब एमीटर की जो रीडिंग होगी, जो एम्पियर रीडिंग होगी वो होगी 5 एम्पियर। तो ये करंट जो होगा आपका, ये वाला करंट, ये कितना होगा 5 एम्पियर, कितना होगा 5। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, IR² प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर और ऊपर कंप्लीट अंडर रूट, देन यू विल गेट डायरेक्ट द, ये किसका फॉर्मूला है फेजर सम का। किसका, इसके लिए आपको फेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स को फेजर बनाने में दिक्कत आती है, वैसे फेजर से भी हो जाता क्वेश्चन, फेजर बना के, क्योंकि जब वोल्टेज रेफरेंस में है तो करंट लीड करेगा इंडक्टर के, इसमें ये लैग करेगा, वो एक डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट हो जाता है।
जब भी आपको ये क्वेश्चन आए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक आरएलसी सीरीज मैंने देखा है कई बार इस तरह का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। कई बार ये पैरेलल सर्किट के केस में आ जाता है, कई बार सीरीज सर्किट के केस में। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, यहाँ पर एक होमवर्क ट्राई कर लेना आप। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये हो जाए आपके पास, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से, ये करंट की वैल्यू आपको बतानी है, ये 10 एम्पियर है, ये भी 10 एम्पियर है, ये आर है, कैल है, तो आपको बतानी है आई की वैल्यू। क्या बतानी है? आई की वैल्यू। यहाँ पर कोई एसी सोर्स ले लो। अभी आपको क्या बताया था मैंने, आई का जो फॉर्मूला होता है आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, यही बताया था। ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा भाई, ईच एंड एवरी पॉइंट, बस आपको फोकस रखना है। अब एल सी इसमें नहीं है तो सी नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सी नहीं है तो ये देखो एल तो है, अब आई आर स्क्वायर सॉल्व करो, देखो आई आर स्क्वायर, अरे आर की वैल्यू कितनी है, आर में कितना करंट फ्लो है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का स्केल। सी नहीं है, सी तो जीरो है क्योंकि कैपेसिटर नहीं है, तो कैपेसिटर का कंपोनेंट जब सपोज यहाँ कैपेसिटर लगा भी था वो इसने क्या कर दिया, उस ब्रांच को ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे ओपन कर दिया। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, तो सी तो नहीं है इसमें, तो जीरो कर दो। तो माइनस का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, आई एल कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर तो कितना आ गया 100, 100 200, कितना आ गया 200। और कुछ एग्जाम में 200 ऑप्शन में नहीं है, √200, तो फिर क्या हो सकता है ऑप्शन में? वैसे तो ये आंसर ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 100 × 2 और 10, 100 का रूट कितना होता है 10, तो इसका आंसर आएगा 10√2 एम्पियर, 10√2 एम्पियर, 10√2 एम्पियर। कर लोगे तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो था आपका आरएलसी पैरेलल सर्किट। अब आपको आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में बताते हैं। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट को कैसे हमने अप्रोच करना है। आरएलसी सीरीज सर्किट देखिए, आरएलसी सीरीज सर्किट को कैसे हमने अप्रोच करना है। अब जिस तरह से पैरेलल, देखो वो जो ये सर्किट था, इस सर्किट को डिस्कस करते हैं पैरेलल रेजोनेंस के लिए। पैरेलल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इस सर्किट से डिस्कस होता है, पैरेलल रेजोनेंस। और ये जो सर्किट है आरएलसी सीरीज सर्किट, इससे डिस्कस होता है सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। किससे डिस्कस होता है? आरएलसी सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आज आपने सीरीज रेजोनेंस के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ट्राई भी किए थे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इस V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। VR, VL, VC के क्रॉस वोल्टेज गिवन है, वो वोल्टेज कितनी होगी 27 वोल्ट होगी, बी ऑप्शन में 24 होगी, 10 वोल्ट होगी या 5 वोल्ट होगी। फिर वही बात, ये क्वेश्चन क्या वोल्टेज डिवीजन रूल से हो जाएगा? क्या वोल्टेज डिवीजन, जैसा कि आपको मैंने सिंपल रजिस्टर के केस में वोल्टेज डिवीजन करवाया था, तो क्या तब हो जाएगा? एक्चुअल में हमने जब सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं तो हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक डीसी के लिए और एक एसी के लिए। डीसी सोर्स जब यूज हो रहे हैं और जब एसी सोर्स यूज हो रहे हैं, तो डीसी सोर्स के केस में क्या यूज होगा, क्या होगा, सारे एलिमेंट रजिस्टर 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 ही होंगे। क्या होंगे? रजिस्टर 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 ही होंगे। मतलब इसको अगर डीसी सोर्स की तरह क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन ऐसा होता, फिर ये इस तरह का क्वेश्चन होता। आपको बताया मैंने डीसी के केस में रजिस्टर इज द ओनली सर्किट एलिमेंट एज ए लोड, आपको ये बताना था। ठीक है, ये आपको ये वैल्यू बतानी है। हाँ जी, फर्स्ट रजिस्टर के क्रॉस अगर 3 वोल्ट ड्रॉप होना है, यहाँ पर 14 वोल्ट का ड्रॉप होना है, कितना है 14 वोल्ट का, और यहाँ पर कितना होना है 10 वोल्ट का। तो केवीएल के अकॉर्डिंग बताया था इस सर्किट में क्या करोगे। आपको पता भी तो है कि ये जो वोल्टेजेस होती हैं इनका सम किसके इक्वल होता है, यहाँ वाली वोल्टेज के, जो नीचे पे हम वोल्टेज लिखते हैं, ये वोल्टेज किसके इक्वल होती है, इन तीनों वोल्ट जितने भी ड्रॉप हो रहे हैं सर्किट में वो इस वोल्टेज के इक्वल होते हैं। तो कितना बना 3 + 4 17, 17 + 10 27 वोल्ट। कितना आता है ये वैल्यू 27 वोल्ट। लेकिन ये ऐसा सर्किट नहीं है, 27 वोल्ट इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये आरएलसी सर्किट एलिमेंट और ये एसी सोर्स है। मुझे इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पर बतानी है नेट, वो कैसे निकलेगी उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। नेट वैल्यू आपको निकालनी है VR² + VL - VC का स्क्वायर, और ऊपर क्या कर दें √ कर दें, क्या कर दें √ उसी तरह से जैसे कि
RLC पैरेलल में बनाया था, सेम फॉर्मूला हम उसी तरह से बना लिया। अच्छा VR स्क्वायर कितना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना है वोल्टेज का, 3 वोल्ट, तो 3 का स्क्वायर 9, VL माइनस VC, देखो VL माइनस VC करो या VC माइनस VL, 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो या 10 में से 14, आंसर प्लस में आए या माइनस में आए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी क्वांटिटी है उसके स्क्वायर कर रखा है, क्या कर रखा है, स्क्वायर, ठीक है। तो 14 माइनस 10 4 आया, 4 का स्क्वायर कितना बना, ये 16, ये 9 बना और ये 16 बना, तो ये बना √25, कितना बना √25, तो ये फिर से आ गया 5 वोल्ट, कितना आ गया 5 वोल्ट, क्या आंसर है इसका 5 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आपको डीसी सर्किट में कैसे कंसेप्ट लगाना है। डीसी में तो सिंपल नहीं, सिंपल होता है जो भी वोल्टेजेस गिवन होती हैं, अगर डीसी सोर्स है तो ये वोल्टेज जो गिवन है इन सब का क्या कर दो, सिंपल अर्थमेटिक सम कर दो, 3 और 4 3 और 14 20, 17 प्लस 10 27 ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन वो लिखना नहीं है, वो डीसी के केस में लिखना है। एसी के केस में क्या करोगे, देखो अगर डीसी है तो 27 ठीक है, एसी के केस में क्या चेंज आ जाएंगे, ये तीनों सर्किट एलिमेंट R L C अगर हो गए, L और C एसी में एक्सेप्टेबल है, तो 3 14 10 को किस फॉर्मूले में रखना है, इस फॉर्मूले में, और फिर आपका जो आंसर आ रहा है वो 5, कितना आ रहा है 5 वोल्ट आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट को क्वेश्चन अप्रोच करने हैं आप सब ने, ठीक है जी। और ऐसे ही क्वेश्चन करते रहें, कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करते रहें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, ठीक है, शेयर करते रहें, ठीक है जी। सब्सक्राइब करते रहें चैनल को अगर आपको अच्छे वीडियोज़ लग रहे हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।